तो भारत का 2026 का बजट ये सिर्फ कुछ आंकड़े नहीं है, ये एक कहानी है। एक ऐसे मोड़ की कहानी जहां से देश की अगली दिशा तय होगी। चलिए आज इसी को समझने की कोशिश करते हैं कि ये बजट इतनी बड़ी चुनौती क्यों बना हुआ है। असल में बात सिर्फ अगले 1 साल की नहीं है। इस बजट में जो भी फैसले लिए जाएंगे वो आने वाले 10 साल की बुनियाद रखेंगे। तो फिर सवाल यही उठता है कि आखिर इस बजट पर इतना ज्यादा दबाव है क्यों? क्या है वो भंवर जिसमें ये फंसा हुआ लगता है? देखिए, सरकार की इस पूरी चुनौती को समझने का सबसे आसान तरीका है इसे अपने घर के बजट से जोड़कर देखना। सोचिए, अगर किसी की आमदनी अचानक कम हो जाए लेकिन खर्चे खर्चे तो उतने ही रहे। सरकार इस वक्त ठीक इसी मुश्किल में है। और ये मुश्किल शुरू कहाँ से होती है? सरकार की कमाई से। सरकार की कमाई का जो सबसे बड़ा सोर्स है वो है टैक्स। और इसका गणित बहुत सीधा है। जब अर्थव्यवस्था की रफ्तार धीमी होती है तो सरकारी खजाना भी धीरे धीरे भरता है। अब इस चार्ट को देखिए, ये पूरी कहानी साफ कर देता है। अनुमान लगाया गया था कि अर्थव्यवस्था 10.1% की तेजी से बढ़ेगी, लेकिन हुआ क्या? वो सिर्फ 8% की रफ्तार से बढ़ी। अभी जो 2% का फर्क है ना, ये सुनने में भले ही छोटा लगे, लेकिन सरकारी खजाने के लिए इसका मतलब है अरबों खरबों का सीधा सीधा नुकसान। और इसका असर बिल्कुल एक डोमिनो इफेक्ट जैसा होता है। इकोनॉमी स्लो हुई तो लोगों की कमाई पर असर पड़ा, कंपनियों के मुनाफे कम हुए, और इसका नतीजा सरकार के पास डायरेक्ट टैक्स और जीएसटी दोनों से आने वाला पैसा उम्मीद से कहीं कम हो गया। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। ये तो सिर्फ देश के अंदर की बात हुई। असली मुश्किल ये है कि भारत की अर्थव्यवस्था पर बाहर से भी जबरदस्त दबाव पड़ रहा है, और इन दोनों ने मिलकर समस्या को और भी बड़ा बना दिया है। 14 लाख करोड़ रुपए। जी हाँ, ये कोई छोटी मोटी रकम नहीं है। ये उतना पैसा है जो भारत की कंपनियों ने नए प्रोजेक्ट्स में इन्वेस्ट करने के बजाय अपने पास रोक कर रखा हुआ है। तो मतलब स्थिति ये है कि कंपनियों के पास कैश तो है, लेकिन उस पैसे को बाजार में लगाने का कॉन्फिडेंस नहीं है, भरोसा नहीं है। और जब प्राइवेट सेक्टर निवेश करने से हिचकिचाता है तो पूरी इकोनॉमी का पहिया ही जैसे थम सा जाता है। और अब बात करते हैं उस बाहरी झटके की। 50%। अमेरिका ने भारत से जाने वाले कई सामानों पर 50% का जबरदस्त टैरिफ लगा दिया है। इसने हमारे एक्सपोर्टर्स के लिए एक बहुत बड़ी मुश्किल खड़ी कर दी है। देखिए, ये सिर्फ कुछ एक्सपोर्टर्स की प्रॉब्लम नहीं है, ये एक पूरी चेन रिएक्शन है। अमेरिका में टैरिफ लगा तो हमारा सामान वहाँ महंगा हो गया, बिक्री गिरी तो यहाँ कंपनियों ने कॉस्ट कटिंग शुरू कर दी, जिससे नौकरियां गईं। अब जिनके पास नौकरी नहीं वो खर्च भी कम करेंगे, जिससे बाजार में डिमांड और कम हो जाती है। मतलब एक फैसले का असर घूम फिर कर पूरी अर्थव्यवस्था पर पड़ता है। 92 रुपये। $1 के मुकाबले रुपए की कीमत अपने सबसे निचले स्तर पर। और ये नंबर सिर्फ अखबार की हेडलाइन नहीं है, इसका सीधा असर घरों के बजट पर पड़ता है। कैसे? बहुत आसान है। जब रुपया कमजोर होता है तो बाहर से आने वाली हर चीज महंगी हो जाती है, चाहे वो पेट्रोल डीजल हो या फिर मोबाइल फोन और दूसरे इलेक्ट्रॉनिक सामान। मतलब सीधा साधा है, हमारी जेब पर बोझ बढ़ जाता है। तो अब सवाल बिल्कुल साफ है। एक तरफ देश के अंदर की मुश्किलें, दूसरी तरफ दुनिया भर से आता दबाव। इस चक्रव्यूह से बाहर निकलने के लिए सरकार के पास आखिर प्लान क्या है? तो ऐसा माना जा रहा है कि इन मुश्किलों से निपटने के लिए सरकार एक 3 तरफा रणनीति अपना सकती है। इसमें पहला कदम है अमेरिका के अलावा नए बाजार, नए ट्रेड पार्टनर्स ढूंढना। दूसरा, जो एक्सपोर्टर्स टैरिफ की मार झेल रहे हैं उन्हें सीधा सीधा सपोर्ट देना। और तीसरा, देश के अंदर ही डिफेंस और इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे सेक्टर्स में खर्च बढ़ाना, ताकि इकोनॉमी को एक पुश मिल सके। पर इस रणनीति में एक लेकिन है। नए देशों के साथ ट्रेड डील करना, जैसे यूरोपियन यूनियन के साथ, ये सब अच्छा है, पर इनके नतीजे आने में सालों लग जाते हैं। और हमारे एक्सपोर्टर्स को मदद आज चाहिए, अभी चाहिए। ये लॉन्ग टर्म प्लान है, फौरन राहत देने वाला नहीं। इसीलिए सरकार का ज्यादा फोकस देश के अंदर खर्च बढ़ाने पर है। उम्मीद है कि डिफेंस और इंफ्रास्ट्रक्चर का बजट 12% तक बढ़ाया जा सकता है। इसका लॉजिक सिंपल है। जब सड़कें बनती हैं, पुल बनते हैं, तो लोगों को रोजगार मिलता है, उनके हाथ में पैसा आता है और वो पैसा बाजार में पहुंचता है, जिससे डिमांड बढ़ती है। लेकिन इन सारी रणनीतियों के बीच एक बहुत बड़ा और मुश्किल सवाल भी खड़ा है। ये सवाल भारत के भविष्य को लेकर है। सवाल ये है कि पैसा कहाँ लगाया जाए।
आज की ज़रूरतों को पूरा करने में या फिर आने वाले कल की नींव तैयार करने में? और ये आंकड़े इस दुविधा को बिल्कुल साफ कर देते हैं। एक तरफ है सब्सिडी, जिस पर सरकार लगभग 4.5 लाख करोड़ रुपए खर्च करती है, और दूसरी तरफ है शिक्षा, जिस पर खर्च होता है सिर्फ 1.2 लाख करोड़ रुपए। मतलब भविष्य के निवेश से लगभग 4 गुना ज्यादा पैसा शॉर्ट टर्म राहत पर खर्च हो रहा है। और ये चुनाव कहीं न कहीं एक राजनीतिक हकीकत से भी जुड़ा है। सीधी सी बात है, सब्सिडीज से फौरन राहत मिलती है और शायद वोट भी, जबकि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या एडवांस्ड एजुकेशन जैसे क्षेत्रों में निवेश का फल मिलने में सालों बल्कि दशकों लग जाते हैं। तो ये बजट सिर्फ एक आर्थिक दस्तावेज नहीं, एक राजनीतिक चुनाव भी है। और आखिर में सबसे बड़ा सवाल यही है, ये बजट दुनिया को क्या संदेश देगा? क्या ये दुनिया भर के इन्वेस्टर्स को ये भरोसा दिला पाएगा कि भारत एक स्थिर और मजबूत इकोनॉमी है, या फिर ये अनिश्चितता को और बढ़ाएगा? इस बजट की असली परीक्षा शायद इसी एक सवाल के जवाब में छुपी है।